So, good morning, students. Today we are continuing the topic of elastic collision. तो हमने कल डिस्कस किया था अबाउट वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया that how you can calculate velocities of two bodies after collision. Now here next we want to discuss a term that is coefficient of restitution. Coefficient of restitution. इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं that is E. Now coefficient of restitution is defined as a ratio of a relative velocity of separation after collision to relative velocity of approach, relative velocity of approach before collision. कैसे? जैसे सपोज करो हम ये कह रहे हैं कि दिस बॉडी A is moving with velocity u1, this body B is moving with velocity u2. तो इसमें relative velocity of approach क्या है? u1 minus u2, because only then collision can take place. Now after collision, A body is moving with velocity v1 and B with the v2. Then velocity of separation is v2 minus v1. So E coefficient of restitution is defined as relative velocity of separation, which is after collision, to relative velocity of approach before collision. तो ये आपने याद रखना है. अब आप याद करिए जब हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कल की थी तो हमारे पास क्या आया था कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1. मैंने आपको वहाँ बताया भी था कि इसमें क्या आ रहा है कि relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach. It means that value of E is equal to 1. तो हमेशा याद रखिए कि whenever you are taking perfectly elastic collision, then the value of coefficient of restitution will be equal to 1. और अब आप perfectly inelastic collision की बात कब करते हो? Perfectly inelastic collision में क्या होता है कि two bodies stick together. यही होता है ना? So that means in that very case, we will say that coefficient of restitution is 0. So इसलिए in general कोई भी कोलिजन अगर आपके पास है, आपसे पूछा जाता है कि फॉर अ कोलिजन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो क्या कहोगे? इट लाइज बिटवीन 0 and 1. तो ये आपके पास आएगा. तो दिस वाज अबाउट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स में हम इसे यूज़ भी करेंगे. अब इसके बाद मैं एक प्रॉब्लम ले रही हूँ बड़ी सिंपल सी, जिसमें आपको ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का मीनिंग भी क्लियर हो पाएगा. अब क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम मैं आपको कह रही हूँ. प्रॉब्लम इज अ बॉडी of mass m moving with velocity u, moving with velocity u, collides against another body of mass 9m.
ठीक है. Now, what percentage of energy is transferred to second body? तो ये हमने कैलकुलेट करना है. तो बेटा पहले हम इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, विजुलाइज करते हैं. कैसे कि ये आपके पास एक बॉडी है, इसका मास है m, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u. और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है 9m एंड दिस बॉडी इज एट रेस्ट. तो u1 इज इक्वल टू u एंड u2 इज इक्वल टू 0. तो जब ये कोलाइड करेंगी, ड्यूरिंग कोलिजन naturally there will be certain exchange of energy. तो आपके पास अब V2 की वैल्यू इस केस में क्या आती है, याद करो, कल मैंने आपको करवाया था. इट विल बी 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1. ये आपके पास आया था. सो दैट मीन्स वेलोसिटी गेन्ड बाय सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, ये निकालनी है हमने. तो m1 मास कितना है m, और m2 कितना है 9m, और u1 की वैल्यू है u. तो इट इज 2m 1 प्लस 9 10m इंटू u. सो इट विल बी u बाई 5. m से m कैंसल हो गया. तो अब अगर आप ये देखो, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय सेकेंड बॉडी, कितनी काइनेटिक एनर्जी ये बॉडी गेन करेगी आफ्टर कोलिजन? हाफ मास ऑफ बॉडी दैट इज 9m इंटू वेलोसिटी दैट इज u बाई 5 का होल स्क्वायर. तो इट विल बी 1/2 इंटू 9/25 mu स्क्वायर. ये बन गया ना बेटा, ये 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25 m इंटू यू स्क्वायर. अब ये किसने दी? फर्स्ट बॉडी ने. अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने 36 रुपीज़ दे दिए, तो कितने ट्रांसफ़र किए? 36 आउट ऑफ 100. तो यहाँ पर भी कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र की सेकेंड बॉडी को? 9/25 ऑफ हाफ mu स्क्वायर. कितने में से? हाफ mu स्क्वायर में से. तो इसलिए परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू सेकेंड बॉडी हमने कैलकुलेट करना है. तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियसली बेटा, इसमें हम पहली चीज ऊपर देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय सेकेंड बॉडी. काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय सेकेंड बॉडी. और नीचे क्या आएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी. और मल्टीप्लाइड क्या हो गया? 100. तो आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय सेकेंड इज 9/25 इंटू हाफ ऑफ mu स्क्वायर. और इसकी अपनी कितनी है? हाफ ऑफ mu स्क्वायर इंटू 100. तो ये आपके पास कैंसिल हो गया. नो इट इज 9/25 इंटू 100, सो इट विल बी 36%. अब इसमें ये आपसे पूछ लिया था कि व्हाट परसेंटेज इज ट्रांसफर्ड. ये भी पूछा जा सकता था कि व्हाट परसेंटेज विल बी रिटेन्ड बाय द फर्स्ट बॉडी. तो भी आप इस तरह से करके 36% ट्रांसफ़र कर दी, तो रिटेन कितने की? दैट विल बी 64%. ठीक होगी बात? तो इस तरीके से बच्चे आपको ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है कैलकुलेट करने की. दूसरी चीज़ मैंने कल बताई थी कि अगर आप बॉडीज़ की मोशन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन ले रहे हो, बट दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर आपने एक बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, तो
दूसरे की वेलोसिटी आप बेटा क्या कंसिडर करोगे, नेगेटिव कंसिडर करोगे। जैसे हम इसका भी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूँ, a body of mass 2 kilogram moving with 3 meter per second collides against second body of mass 4 kilogram moving with 2 meter per second in opposite direction. In opposite direction. और उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि कैलकुलेट velocities of two bodies after collision. तो आप किस तरीके से देखोगे? इसके लिए सिंपल, यू विल टेक V1 इज फॉर्मूला क्या होता है, याद करना, मैंने आपको कहा था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। और v2 क्या आया था, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। अब इसमें बच्चे m1 की वैल्यू क्या है, 2 किलोग्राम, और u1 क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो m2 सेकेंड बॉडी, मास इज 4 किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिखूंगी, बिकॉज आई हैव टू टेक इन टू अकाउंट द डायरेक्शन, तो बेटा इस बॉडी की डायरेक्शन पहले से अपोजिट है, तो अगर मैंने फर्स्ट को पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लूँगी। सो दैट मीन्स इट इज़ द सिचुएशन लाइक दिस कि ये इशू, दिस इज बॉडी ऑफ मास m1, दिस इज ऑफ मास m2। अब वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं, 2 minus 4 by 6, 2 minus 4 by 6 into 3 plus 2 into 4 divided by 6 into minus 2, यही बनेगा ना। तो ऊपर देखिए, it is 2 minus 4, that is minus 2 into 3 by 6, then again this is minus का sign, 2 into 2 into 4 by 6। तो ये बेटे आपके पास बन गया -1, then this is minus ये 3 और ये 2, 2 into 2 4 into 2 8 by 3, तो it will be minus 11 by 3 meter per second। तो इसका ये मीनिंग होगा कि आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज रिवर्स्ड। अब V2 देख लेते हैं, 2 into m1, 2 by 6 into u1, that is 3, plus m2 minus m1, that is 4 minus 2 by 6 into u2, that is minus 2। तो अब ये आपके पास आ गया 2, now it is minus, it will be 2 into 2 by 6, ठीक है, तो it will be 2 minus 2 by 3, तो it will be 4 by 3 meter per second। तो इसका मीनिंग पता है क्या हुआ कि जैसे ये बॉडी u1 वेलोसिटी के साथ आ रही थी
और ये बॉडी u2 वेलोसिटी के साथ इधर को, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो गया बेटा आपके पास, आफ्टर कोलिजन ये जो बॉडी है ये v1 वेलोसिटी के साथ इस तरफ को मूव होनी शुरू होगी, और ये जो बॉडी है वो v2 वेलोसिटी के साथ इस तरफ को मूव होनी शुरू होगी। जैसे कि इसका मतलब ऐसे हुआ, दोनों बॉडीज आई, ऐसे हिट की, ये इधर को चलेगी और ये इधर को चलेगी। सो द सिचुएशन इज लाइक दिस। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई इसमें क्रैमिंग नहीं करना। दिस ऑल विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ द मासेस, वैल्यू ऑफ द वेलोसिटीज। तो आपने तो सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले लर्न करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हैं एंड नथिंग एल्स। तो इसलिए सिर्फ आपने क्या याद रखना है, आपने इसमें ये याद रखना है कि भाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए अगर एक डायरेक्शन ऑफ मोशन को हमने पॉजिटिव लिया है तो दूसरी नेगेटिव आएगी। और नॉर्मली अक्सर बेटा आपको पता है कि वी आर टेकिंग मोशन along right hand side, that is along the positive direction of x axis। तो मैंने पहले कह दिया कि along positive direction, तो राइट हैंड साइड की मोशन x axis का पॉजिटिव माना जाता है, तो इसलिए जो उस तरफ को वेलोसिटी है हम उसे पॉजिटिव मान लेते हैं। तो नेचुरली फिर जो दूसरी तरफ की वेलोसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, वो नेगेटिव आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इन इलास्टिक कोलिजन का लिखते हैं। जैसे प्रॉब्लम में ये दिया है, ए बॉडी of mass m1 moving with velocity u1, moving with velocity u1 suffers inelastic collision, suffers in elastic collision with another stationary body, with another stationary body of mass m2, of mass m2. Show that loss in kinetic energy of first body of mass m1 is equal to m1 m2 upon 2 into m1 plus m2 into u square। तो कैसे करेंगे इसको, हमने करना है बेटा वेरी सिंपल। पहली चीज है कि इसमें अभी हमने जो पिछले फॉर्मूले हैं वो नहीं यहाँ लगने, बिकॉज इट इज इन इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा when you are taking perfectly inelastic collision, so you consider that the two bodies will combine together। ऐसा इसने नहीं कहा कि वो रेस्ट में आ गई, क्योंकि लॉस का है, दैट मीन्स है। तो हम इसमें क्या लेंगे कि भी मान लीजिए कि पहले ये बॉडी जिसका मास m1 है ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और ये सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है। ये दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि दोनों बॉडीज इकट्ठी ऐसे स्टिक कर गई, and the total system is moving in the forward direction with the velocity v। ठीक होगी बात। अब याद है हमेशा कोई भी कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो m1 u1 plus 0 because u2 is 0
इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो यहाँ से v वेलोसिटी आपके पास आ गई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अब क्या है बेटा, अब सिंपल सी बात है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम या आप कह सकते हो ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन। और ये किसी की नहीं है, ये किसकी है, बॉडी ई की है। बॉडी बी तो रेस्ट पे था, तो इट विल बी हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, जो पूरा सिस्टम का हो गया, दैट विल बी, क्या होगा, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। ठीक हो गया। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। तो नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी दैट विल बी, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहती नहीं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 प्लस m2। अब v की जगह हम क्या पुट कर लें, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। जब स्क्वायर लेना है तो इट विल बी m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए, इट विल बी हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। कैसे बेटे, ये देखो, एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, तो नीचे m1 प्लस m2 आ गया। यहाँ ये m1 स्क्वायर था, मैंने इसको तोड़ दिया। इसका क्या फ़ायदा हुआ कि अब मैं इसको लिख रही हूँ, तो आई कैन टेक हाफ m1 u1 स्क्वायर, बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर ही आपके पास बन गया 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जब आप इसको लोगे, इट इज हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर इंटू, अब अंदर m1 प्लस m2 और ऊपर क्या आ गया बेटा, ये m1 प्लस m2 माइनस m1, तो ये कैंसिल हो गया। तो व्हाट आर यू गेटिंग, हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u स्क्वायर। यही तो था, यही शो करना था ना। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो। और अब अगर आप ये सोच रहे होंगे फर्दर कि ये जो लॉस तो हो गया काइनेटिक एनर्जी में, तो ये कहाँ जाएगा, नेचुरली बेटा, जब ये दो बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, सो दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। मैंने कल भी आपको बताया था, हमेशा याद रखना, किसी तरह की मर्जी कोलिजन हो, टोटल एनर्जी एंड टोटल लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। अब आपको मैं एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। तो ये चीज़ आप बेटा सिंपली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो आप लर्न कर सकते हो वो क्या है, ड्यूरिंग वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। हमने बेटे कल इलास्टिक का तो किया था, लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं कि वे दोनों ने कंबाइन किया। आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी सेपरेट भी चल सकती हैं। तो इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एक बॉडी ए u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ये आकर के कोलाइड कर रही है सेकंड बॉडी के साथ जिसका मास m2 है और u2 वेलोसिटी है, तो ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन ये बॉडी v1 वेलोसिटी से आगे जाएगी
और ये बॉडी v2 वेलोसिटी से आगे जाएगी, तो v1 और v2 का एक्सप्रेशन क्या होगा? v1 विल बी m1 minus em2 upon m1 plus m2 into u1, 1 plus e m2 upon m1 plus m2 into u2। तो इन जनरल ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, विच इज पॉसिबल फॉर इलास्टिक as well as inelastic collision depending upon the value of coefficient